बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े आज भी वो स्कूल है जो उस राजा ने खोला था। और 18 से 1900 लेकर 1837 तक वो राजा रहा और उस राजा ने इतना विद्रोही काम किया कि पेशवा ब्राह्मण जो बचे हुए थे उनके खिलाफ खुलेआम आंदोलन शुरू कर दिया, शिक्षा का आंदोलन शुरू कर दिया, लड़कियों का स्कूल खोल दिया, खुद राज्याभिषेक के लिए आग्रह किया, फिर ब्राह्मणों ने उसको शूद्र कहा, उसकी एक लड़ाई अलग से शुरू कर दी। फिर ब्राह्मणों ने उस राजा के खिलाफ उसकी ही मोहर का इस्तेमाल किया और फर्जी लेटर बनाए और वो लेटर कहां मिले? गोवा में मिले, गोवा के 2 ब्राह्मणों के घर में मिले। और उस लेटर को कर्नल ओवंस 1837 में कर्नल ओवंस है ब्रिटिश अधिकारी, उसको उन्होंने खरीद लिया और खरीदने वाला जो ब्राह्मण था नातू पेशवा, बालाजी पंत नातू पेशवा, इन दोनों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र किया और वो लेटर के आधार पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लिख कर दिया कि 35,000 की फौज ये राजा पोर्तुगीज से लेकर आ रहा है, पोर्तुगीज की फौज इंडिया में लेकर आ रहा है और ब्रिटिशों का एक खात्मा करने वाला है। ऐसा फर्जी लेटर उसी की मोहर का इस्तेमाल किया और राजा को रात के 2 बजे जब वो शयन गृह में था उसको उसी अवस्था में घसीटते हुए रात को 2 बजे 2000 गनधारी लोगों ने घसीट कर बाहर लाया। उसका भाई, उसकी भाई की प्रेग्नेंट बीवी, उसको भी घसीट कर बाहर लाया और 7 सितंबर 1837 को शिवाजी महाराज के खानदान के प्रताप सिंह भोसले महाराज और उनके समस्त परिवार को, उसमें से एक भाई को रखा ब्राह्मणों के फेवर में ताकि इसको राजा बनाया जाए और वो उनके फेवर में चला गया और बाकी परिवार को वाराणसी ले जाकर कैद कर सड़ा कर 1847 को प्रताप सिंह भोसले महाराज को वाराणसी में मरवा डाला। ये काम करने वाले लोग बालाजी पंत नातू पेशवा था, यानी शिवाजी महाराज के राज्य का उदय 1 जनवरी 1818 को हुआ और शिवाजी महाराज के वंशज राजा को वाराणसी में सड़ाकर मारने का काम कर्नल ओवंस को खरीदकर बालाजी पंत नातू पेशवा ने किया। तो शिवाजी महाराज के राजवट का अंत वाराणसी में हुआ। तो ये घिनौना काम करने वाले लोग उन 500 लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं, ये लोग देशद्रोही थे। असली देशद्रोही कौन है? ये जब कुर्मी को पता चलेगा, ये मराठा को पता चलेगा, ये पटेलों को पता चलेगा, अरे हमारे राजा को वाराणसी में माना। बाजीराव को एक आदमी कैश देने आता था वेतन, 1847 को उसको पैरालिसिस हो गए। पैरालिसिस बॉडी पर अटैक करता है तो उसकी पैरालिसिस में आंखें चली गई तो उसका दिखना बंद हो गया। वो देने आता था तो वो छूता था उसको हाथ को, अच्छा तुम हो? तो उस आदमी ने अपने नाम को एक खत लिखा, आज मेरी बाजीराव से मुलाकात हुई, उसने मुझे अपने पास बुलाया, एकदम करीब आया और मुझे छूकर कहा तुम हो, बहुत अच्छे हो, तुम ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे हो, तुमको हमारे ब्रह्मा ने भेजा है, लिखा उसने, तुम आए नहीं हो, हमारे ब्रह्मा ने भेजा है हमारे ब्राह्मणों की भलाई के लिए। तो उसने अपनी माँ को खत में लिखा, आज उसने मेरी इतनी तारीफ की कि मुझे उसने कहा अगले जन्म में तुम ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले हो, तुम लंदन में पैदा होगे नहीं, तुम हमारे ही कुल में पैदा होने वाले हो, ब्राह्मण के ही गोत्र में पैदा होने वाले हो। ऐसा उसने खत भेजा, वो खत हमको मिल गया। जो बाजीराव ब्रिटिश आदमी को तुम ब्राह्मण के घर में पैदा होगे ऐसा कह रहे हैं, तो फडणवीस को या आरएसएस के भागवत को उन 500 शहीदों के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार है, नैतिक अधिकार है? ये मैं जानकारी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे इतिहास को बदनाम करने के लिए वो किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो 1 जनवरी 1818 की जंग से हमें अगर कोई प्रेरणा लेनी है तो वह प्रेरणा ये लेनी है, उन 500 लोगों का एक ही दुश्मन था, निर्धारित दुश्मन था। संख्या में भले वो कम थे मगर उनमें एकता थी, अपने मकसद को लेकर कर्मठता थी और उन्होंने अपने दुश्मन को हराया क्योंकि उनका विचारधारा और हमारी विचारधारा भिन्न थी। तो इस आधार पर अगर वो प्रेरणा लिया जाए तो आप लोग संख्या में कम ही क्यों न हो मगर आप एकता से अटूट रहेंगे, आपका दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो आप उसको हरा सकते हैं। आज वहां लाखों की संख्या में लोग जाते हैं जश्न मनाने के लिए, भीड़ के तौर पर इकट्ठा होते हैं। मैसेज क्या लेते हो? आज की पेशवाई को काटने का मैसेज देना चाहिए। वो जो इकट्ठा होने वाली भीड़ है उस भीड़ को मैसेज क्या लेना चाहिए, या ऑल इंडिया में जो लोग जश्न मनाते हैं उनको क्या मैसेज लेना चाहिए? जिनको हमने हराया था वही पेशवा ब्राह्मण की औलाद आज ईवीएम के द्वारा हमारे छाती पर बैठ गए हैं। जिनको हमने हराया था, जिनका बोटी बोटी किया था, नामो निशान मिटा दिया था, वही उन्हीं की औलाद आज की तारीख में ईवीएम मशीन के द्वारा लोकतंत्र पर हावी हो गए हैं। इसलिए समस्त मूल निवासी बहुजनों को उन पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ यानी ईवीएम मशीन के द्वारा जो वर्तमान पेशवाई आई है इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना होगा, बड़ा आंदोलन करना होगा, जन आंदोलन करना होगा और इसके लिए देशव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। देशव्यापी संगठन नहीं है आज, इस बात को स्वीकार करना होगा और इसके लिए एक जाति को आगे नहीं आना होगा, इसके लिए समस्त बहुजन लोगों को आगे आना होगा। ये हमें विषय लेना चाहिए आज के समय में। ये पेशवाई अभी क्या कर रही है? ये वर्तमान ईवीएम के द्वारा पैदा की गई पेशवाई ने क्या कर दिया? नंबर 1 रोजगार छीन लिए, अभी रोजगार नहीं है। 34 साल हो गए एलपीजी का कानून लागू होकर। कल मेरा कार्यक्रम था अहमदाबाद में, तो वहां की पुलिस कह रही थी कि तुम पब्लिक प्लेस में प्रोग्राम नहीं कर सकते हमारे कार्यकर्ताओं को। तो उन्होंने कहा क्यों? आज तो हमारा दिन है, 1 जनवरी तो हमारा दिन है। तो उन्होंने कहा अब मनमोहन सिंह जी का डेथ हुआ है इसीलिए हम शोक 7 दिन का कोई शोक मना रहे हैं। सरकार किसकी है? बीजेपी। नेता किसका था? कांग्रेस का था। बीजेपी के लोग उसका शोक क्यों मना रहे हैं? ये जो पूरे देश का जो सत्यानाश आज हो रहा है उसका ब्लूप्रिंट मनमोहन सिंह के द्वारा बनाया था ब्राह्मणों ने और उस ब्लूप्रिंट का नाम है नई आर्थिक नीति, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 34 साल हो गए हैं, 34 साल हमारे लोग जय 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 भीम के नारे लगा रहे हैं। दिमाग में खबर है इसके लिए। 34 साल में क्या हुआ? केवल जयकारा लगाते रहे। सारे सरकारी उद्योग कंपनियों को इन विदेशी ब्राह्मणों ने बेच दिया है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर में है, जहां पर हमारे एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन है वो सारे सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया। नालको, टेलको, एचपी, बीएसएनएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया, इंडियन रेलवे सारा बेच दिया। लॉकडाउन में बचा कुचा नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। लोगों को इसकी खबर न पता चले इसके लिए लोगों को रामायण महाभारत दिखा दिया। तुमको नौकरी नहीं चाहिए, तुमको धार्मिकता ही चाहिए, चलो रामायण महाभारत दिखा दी। तो आज की तारीख में ये नई पेशवाई का रिजल्ट क्या आया? एससी एसटी ओबीसी को फिर से गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगाने वाली सिस्टम में लेकर गए। एक समय था कि थूकने की आजादी नहीं थी। अब वही स्थिति में आ रहे।
क्या मैसेज देना चाहिए? ये सवाल है ना हमारा आज का, कि भीमा कोरेगांव के जंग से हमें क्या मैसेज लेना चाहिए? मैसेज कहां लिया जा रहा है? ये गंभीर समस्या है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, लॉकडाउन में उन्होंने नई शिक्षा नीति पारित करवाई पार्लियामेंट के अंदर, आरएसएस के पन्नों में, और उसमें यह तय किया गया है कि 2030 तक भारत की शिक्षा 100% प्राइवेटाइज की जाएगी और भारत का सिलेबस धार्मिक बनाया जाएगा। केजी टू पीजी तक धार्मिक शिक्षा होगी। 2 साल पहले यहां की गुजरात गवर्नमेंट ने भगवत गीता को सरकारी सिलेबस का हिस्सा बनाया कि नहीं बनाया? कोई काल्पनिक बात बता रहा हूं? पता है, खबर है आपको? लागू कर दिए? ये भगवत गीता रशिया में बैन है, इस्लाम को बैन है। ये कहकर बैन है, ये झगड़े लगाने वाला ग्रंथ है, ये शांति प्रेम अहिंसा सिखाने वाला ग्रंथ नहीं है, ये नस्ल भेद करने वाला ग्रंथ, ऐसा उनका कहना है। अब रामायण महाभारत सरकारी सिलेबस का पार्ट बना दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब बचपन से ही आरएसएस के वर्कर बनेंगे, कार्यकर्ता, यानी स्टूडेंट नहीं बनेंगे। सरकारी स्कूल और कॉलेज से स्टूडेंट बन के बाहर नहीं आएंगे, साइंटिस्ट बन के बाहर नहीं आएंगे, देश की तरक्की करने वाले लोग बाहर नहीं आएंगे। आरएसएस को जैसे माइंड सेट वाले लोग चाहिए, वैसे हमारे लोगों को बनाया जाएगा। देश भर में मनुस्मृति अध्ययन केंद्र शुरू कर दिया है। हम लोग मनुस्मृति के दिन 25 दिसंबर के दिन भाषण करने के लिए इकट्ठा आते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। बीएचयू में मनुस्मृति अध्ययन केंद्र खोल दिया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में खोल दिया, पिछले महीने जबलपुर में खोल दिया। उसका भवन का नाम रखा मनु भवन। शुरू होगी मनुस्मृति लोकतंत्र में लागू करना, यानी लोकतंत्र की हत्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्लॉज नंबर 12 में लिखा हुआ है कि 5th क्लास में पढ़ने वाला लड़का लड़की को जाति आधारित पैतृक धंधों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, समझ रहे? जाति आधारित बाप दादाओं के धंधों का प्रशिक्षण का मतलब क्या है? जरा जाति के नाम पर बोलूं तो बुरा लगेगा। चमार के बच्चों को चमड़ा कैसे सिलाना है, पॉलिश कैसी करनी है, वो मास्टर पढ़ाएगा। गणित नहीं पढ़ाएगा, साइंस नहीं पढ़ाएगा। कुम्हार के बच्चों को मटका कैसे बर्तन बनाना है वो सिखाएगा। लोहार के बच्चों को लोहे को कैसे आकार देते हुए बताएगा। पटेल के बच्चों को क्या पढ़े? ये हमारे लोगों को मालूम नहीं। ये मनुस्मृति लागू करने वाला कानून है। इसके बारे में लोगों को जगाने वाला कोई है ही नहीं, कोई दल भी नहीं है, कोई नेता भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना विशाल देश है, अगर इस देश में अगर इस कानून के बारे में लोगों को जगा दिया जाए तो लोग 1 जनवरी के दिन वहां अभिवादन करने की बजाय चौक चौराहे आते और उस कानून को जला डालते, बोले कि उस समय वो लड़ाई लड़े, आज हम 1 जनवरी पे लड़ाई लड़ेंगे, ये काले कानून को हम जला देते। ब्रिटिशों के खिलाफ यही लड़ते थे ना, आपकी पढ़ाई नहीं चाहिए, आपके कानून का हम उल्लंघन करेंगे, गांधी जी के नाम पर लड़ते थे नहीं है। तो इस देश में काला कानून लागू हो गए और आपको और आपके बच्चों को गुलाम बनाने की उद्घोषणा हो गई है। तो इसके खिलाफ लोगों को जगाना होगा।
मुट्ठी भर लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको केडराइज कर लिया जाए, उनको दोस्त दुश्मन की पहचान करा दिया जाए, उनको ऑर्गेनाइज वे में लोगों को तैयार करने के लिए कहा जाए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भीड़ इकट्ठा होने से नहीं होगा, भीड़ को कमांडर भी तो चाहिए। भीड़ है हमारे समाज में, कमांडर ही नहीं है। तो आने वाले समय में हमारे लोगों के सामने बहुत संकट पैदा हो गए हैं और उस संकट का मुकाबला ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना होगा, तभी हमारी मुक्ति संभव है। नहीं तो हमारे लोग एक बार जय बोलते नहीं, जय 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 भी एक बार नहीं बोलते, जय 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 भी। अमित शाह क्या बोला? जय जयकारा लगाते हैं। तो हमने वही शब्द पकड़ा, अरे इसने बाबा साहब का अपमान किया, हमने वही शब्द पकड़ा। मगर संदर्भ के साथ क्या बोल रहा था अमित शाह? संविधान बदलना चाहिए, ये बोला। कहा कि ये संविधान की कॉपी दिखाकर कहा कि इसमें राम का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, हनुमान का चित्र है, ये संविधान हमारी हिंदू संस्कृति के आधार पर बनाया हुआ है। मिस इंटरप्रिट कर रहा है। और ये संविधान कब तक रहेगा? इसमें बदलाव करने की गुंजाइश है। यानी चर्चा संविधान बदलने की कर रहा था। और प्रतिक्रिया वो आरएसएस और बीजेपी के लोग कैलकुलेट करके बोलते हैं, क्या वो अनावधान से एकदम स्टंट उसने किया? ऐसा नहीं है, स्टंट किया, ऐसा नहीं किया, प्लान वे में किया। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में बॉम्बे में सिद्धार्थ कॉलेज, उनकी एक संस्था कॉलेज है, उसके हॉल में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उनको समझाते हुए बाबा साहब ने कहा, मेरे नाम का, केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा रहा कार्य को अंजाम तक पहुंचाओ और उसके लिए अपनी जीवन जिंदगी लगाओ, जान की बाजी लगाओ। मेरे नाम का जय जयकार करने से नहीं होने वाला। मैं जिस कॉज के लिए जिंदगी लगाया, जिस मकसद के लिए मैंने काम किया, आपको उसी मकसद पर काम करना होगा। हमारे लोगों को मकसद ही मालूम है। बाबा साहब का मकसद क्या है? बावन का चुनाव हो गया था, बाबा साहब हार गए थे, तो लोगों को लगा उनको राजनीतिक सत्ता में तो नहीं आ गए। तो बाबा साहब ने कहा हमने क्या क्या हासिल किया? तो उन्होंने पहली बात बताई, बोले मैं सब शुरू में युवा था और मैं जलगांव, खानदेश का एक जिला है जलगांव, भुसावल स्टेशन आता है ना, तो मैं जलगांव में जाता था, भुसावल में जाता था, तो मैं देखता था सड़क के किनारे हमारे अछूत जाति के लोग, ऊंचे जाति के लोग खाना खाते थे, तब हमारे अछूत जाति के लोग ऐसे दूर से देखते थे और जो खाना खाया आपका उसकी वो जो प्लेट्स होते थे वो ऐसे फेंक देते थे, तो हमारे लोग उसका झूठा इकट्ठा करने में लड़ते थे और वो झूठन जो है वो इकट्ठा किया हुआ झूठन खाते थे। मेरी आंखों से देखा। तो बाबा साहब बोलते हैं आज मैंने मेरे समाज का ऑल इंडिया का स्वाभिमानी संगठन बनाया। मैं शुरू में देखता था ये हालत थी, आज मैंने मेरे समाज का इंडिपेंडेंट स्वाभिमानी ऑल इंडिया का संगठन बनाया। ये हमारे आंदोलन की उपलब्धि है। बाबा साहब ने अपने आंदोलन की समीक्षा किया। क्यों मायूस होते हो? यहां से यहां आ गए। बाबा साहब ने कहा मैंने संविधान में हमारे लोगों को राइट्स का प्रावधान किया, ऑल इंडिया में हमारे लोगों को जॉब्स है, ये हमारे आंदोलन की देन है। हमें हताश होने की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने कहा आपको देशव्यापी संगठन को बचाना होगा जिसके आधार पर आपकी आने वाली पीढ़ी बचेगी। चलो लाइन। इसलिए विशाल और एक की लड़ाई से हमें क्या है? सबक लेना चाहिए, मैसेज लेना चाहिए। हमारे महापुरुषों के आंदोलन को हमें ले जाना है, भक्ति नहीं करनी।
खाली पूजा पाठ नहीं करना है, जयकारा लगा के निकल नहीं जाना है। ये मुद्दा है नंबर 1। अब जो दूसरा विषय आपने लगाया था वो मुद्दा ये है कि गुजरात का बौद्धकालीन इतिहास। हमारे प्रसिद्ध जी नारा लगा रहे थे, बाबा जब तक चांद सूरज रहेगा बाबा तुम्हारा नाम रहेगा। आज गुजरात की जो स्थिति है, परिस्थिति है, ऐसी ऑल इंडिया की स्थिति है। शेड्यूल कास्ट की 2 जाति में झगड़ा होना, ये ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं चल रहा है। हम कह रहे हैं कि बुद्धिज्म अपनाओ और हमारे लोग जाति में लड़ रहे हैं। तो लोग इंडिविजुअल बुद्धिस्ट हो रहे हैं, सामूहिक तौर से नहीं हो रहे। अगर सामूहिक तौर से बुद्धिज्म अपनाया जाएगा तो क्रांति होगी, और इसके लिए जनमत खड़ा करना होगा, इसके लिए लोगों का वैचारिक मंथन करना होगा। गुजरात का नाम गुजरात कैसे पड़ा, इसके लिए इसका भी एक इतिहास है। गुजरात कैसे नाम पड़ा, यहां से गुजरात की हिस्ट्री शुरू होती है। मगर गुजरात का अगर वास्तविक कोई मालिक है तो उस मालिक का नाम है सम्राट अशोक। गुजरात ये जो प्रांत है, इसका अगर कोई वास्तविक मालिक है तो उस आदमी का नाम है प्रियदर्शी सम्राट अशोक। वो जिस खानदान से है उसका जो प्रमुख राजा है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के जूनागढ़ में एक तालाब बनाया है, उसको सुदर्शन तालाब कहा जाता है। वो तालाब किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका नाम उसने क्या रखा? सुदर्शन तालाब, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक राजा का नाम क्या है? प्रियदर्शी। और उसके तालाब का नाम क्या है? सुदर्शन। एक ही शब्द है, बस इधर उधर उच्चारण में है। वहां पर उसने अभिलेख खुदवाए हैं, और उस अभिलेख से यह पता चला अशोक राजा ऐतिहासिक है। वो जो सौराष्ट्र का जो अशोक राजा का जो रॉक एडिक्ट है, इससे केवल राजा का इतिहास नहीं पता चला, बहुत सालों तक तो डिबेट ही था अशोक राजा काल्पनिक है या सही है। जो बातें वो कह रहा है, मैंने जानवरों के लिए अस्पताल बनाए, मैंने इंसानों के लिए अस्पताल बनाए, मैंने कुएं खुदवाए, मैंने चौरस्ते रस्ते पर झाड़ियां लगाई। ऐसा कोई राजा था क्या इंडिया में? लोगों को लग रहा था कोई काल्पनिक व्यक्ति है। मगर उस जूनागढ़ के अभिलेख से वहां लिखवाया कि ग्रीक प्रदेश का मेरा साम्राज्य यहां तक है, और उसके बगल वाला जो राजा है, ग्रीक का जो राजा है, वो यहाँ आया था और उसका और मेरा समझौता हुआ है। उसकी निशानी के तौर पर ये शिलालेख में खुदवा रहा हूं। तो उस राजा का इतिहास दुनिया को मालूम था, और इस राजा का इतिहास भारत के लोगों को मालूम नहीं था। मगर उसकी तिथि मालूम होने के कारण इस राजा का भी तिथि पता चला। तब जाकर ये गुत्थी सुलझ गई कि प्रियदर्शी अशोक नाम का राजा काल्पनिक नहीं है, और उसका कालखंड ये है। मैं 2 वर्ष वहां देखने गया, पहले लॉकडाउन के बाद में वहां देखने गए। तो लॉकडाउन में कई सारे कांड किए गए, तो ये कांड वहां भी गुजरात के ब्राह्मणों ने करवाया। उसके मेन चौराहे पर ब्राह्मणों ने परशुराम का स्टैचू लगा दिया। गुजरात के भाइयों को बता रहा हूं मैं लॉकडाउन का फायदा कैसे लिया गुजरात के ब्राह्मणों ने। जो इंटरनेशनल प्लेस है, जहां पर सम्राट अशोक का शिलालेख कई जगह पर है, और उसको एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग का, जहां बोर्ड लगा हुआ है उसके ही बगल में ब्राह्मणों ने परशुराम का स्टैचू खड़ा कर दिया। तो ब्राह्मणों ने एएसआई को चुनौती दिया, तुम्हारा कानून परशुराम के सामने नहीं चलेगा। जूनागढ़ में, सौराष्ट्र में बौद्ध मूवमेंट तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर परशुराम का बाल बाका नहीं हो रहा है।
जो काल्पनिक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 7वीं शताब्दी में युवानसन नामक एक चाइनीज भिक्षु यहां इस प्रदेश में आया था, तो उसने कहां पर बुद्ध के विहार देखे, कहां पर उसने गुफाएं देखी, उसका डिटेल वर्णन है। और वो गुफाएं और वो स्थान आज गुजरात में चिन्हित कर दिए गए हैं। बस हमारे सामने एक ही विज्ञापन आता है, हमारे गुजरात में पधारो, मगर काय के लिए पधारो, क्या देखना है? कच्छ में गुफाएं थी, उसका जिक्र है। तो वो कहता है कि इस प्रांत के तमाम लोग बुद्धिस्ट थे। वो कह रहा है कि यहाँ की तमाम प्रजा जो है बुद्धिस्ट है, राजा बुद्धिस्ट है। यानी 7वीं शताब्दी का रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ के सारे लोग बुद्धिस्ट थे, समता प्रिय थे, न्याय प्रिय थे। यानी 10वीं 11वीं शताब्दी तक बुद्धिस्ट थे। 9th सेंचुरी में इब्न बकलोल, एक अरब से एक व्यक्ति आया था और उसने भारत का पहला नक्शा बनाया। हिस्टोरियन कहते हैं कि उसने भारत का पहला नक्शा बनाया था। तो वो आपके अरब समंदर से आया, गुजरात के कोस्टल एरिया से आया, सौराष्ट्र के एरिया से आया। तो उसने जो नक्शा बनाया, तो गुजरात का प्रांत दिखता है, भारत का अन्य हिस्से दिखते हैं। तो उसने उसके ऊपर लिखा है, इस देश को बुद्ध देश कहते हैं। यानी 9th सेंचुरी को इस भूभाग को बुद्ध देश कहते हैं, ऐसा उसने लिखा है। अल-बरूनी एक अरबी व्यक्ति आया था, भारत की सभ्यता क्या है, भारत का कल्चर क्या है। तो उसने अपने सफरनामे में लिखा है कि भारत में 2 ही धर्म के लोग रहते हैं। एक धर्म का नाम समन धर्म है, जिसको श्रमण धर्म या बुद्ध धर्म कहते हैं, और दूसरे धर्म का नाम बमन धर्म है, यानी ब्राह्मण धर्म है। 11वीं शताब्दी में आए अल-बरूनी ने कहीं पर भी नहीं लिखा हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म। तो आज की तारीख में ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म के नाम पर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हिंदू के नाम पर मार्केटिंग कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि सौराष्ट्र का ही एक ब्राह्मण था जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। उसके पेज नंबर 51 पर उन्होंने लिखा, ये ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है। और जिसका अर्थ उसने बताया, हिंदू का अर्थ काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी होता है। और आरएसएस के लोग उसको प्रथम महापुरुष मानते हैं। अब ये बातें प्रचार में आने शुरू हुई, हिंदू गाली है, हिंदू गाली है। तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया सनातन धर्म, सनातन संस्कृति। ब्रह्मपद, इसमें यमक वर्ग, इसमें प्रथम 5वें नंबर का सूक्त है, 5वें नंबर का गाथा है। यमक वर्ग की 5वें नंबर की गाथा है बुद्ध की। बुद्ध का वचन है, बुद्ध के वचन में लिखा है, एस ब्रह्म सनातन। अरे धर्म का पर्याय नाम सनातन है, मगर हाईजैक कौन कर रहा है? इसलिए हमने बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा सनातन धर्म, क्योंकि हमें वर्तमान में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो गुजरात का बुद्धिस्ट इतिहास है और उस बुद्धिस्ट इतिहास को पुनर्जीवित करना ये गुजरात के लोगों की जिम्मेदारी है। केवल चर्चा करने के लिए यहां मैं नहीं आया हूं, यहां आने के पीछे मेरा एक मकसद है। और मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि गुजरात में बुद्धिज्म की एक लहर खड़ा करना चाहता हूं।
इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, उसके लिए जमीन तैयार करना होगा। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज, अरे जिले लेवल का संगठन है, गली लेवल का संगठन है, बिहारों तक उनका आंदोलन चल रहा है, उन सभी लोगों को हम ऑर्गेनाइज अगर कर ले तो गुजरात में ये बड़ा आंदोलन हो सकता है कोऑर्डिनेशन करके। तो उसका आरंभ हम जल्द ही करने वाले हैं। और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक को पकड़ो, जैसे खाना पकाते हुए कोई महिला अगर चावल को पका रही है, खिचड़ी पका रही है, तो एक चावल के तिनके को उठाकर देखती है पका है या नहीं पका, तो वो मान लेती पक गया, तो सारा चावल देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो खोया हुआ गुजरात का बौद्ध इतिहास है, उसमें से हमने चावल को पकड़ लिया है और एक हिस्से को पकड़ लिया है, और वो हिस्सा है सोमनाथ मंदिर। एक हिस्सा एक को पकड़ते हैं, फिर लोगों की आंखें खुलना शुरू हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ का गांधी नगर का, गुजरात का गांधी नगर का जो इंस्टीट्यूट है, एक्सपर्ट लोगों ने उसका जीपीआर सर्वे करवाया। अब नरेंद्र मोदी की मती मारी गई, कभी कभी किसी की मती मारी जाती है। एक दिन नरेंद्र मोदी के सलाहकारों ने सलाह दिया, शायद धौलावीरा की तरह यहाँ भी कोई सभ्यता होगी, तो मोदी को जरा लालच पैदा करा दिया। मोदी को तो बड़ा विश्व नेता बनने की खुशी होती है, उसको सलाह को मान्य करके उसने गांधीनगर के, गुजरात के आईआईटी के बड़े एक्सपर्ट लोगों को कहा, आपको जितना पैसा चाहिए देते हैं, इस मंदिर के नीचे कुछ ना कुछ होगा, इसका जरा जीपीआर सर्वे कराइए। उन्होंने जीपीआर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उनको पता चला तो उन्होंने उसको रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट मोदी जी के हाथ में थमा दिया। मोदी जी ने कहा ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा जो बोल देता हो वो आपको सुनना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया इसके अंदर कुछ नहीं मिला बुद्ध के अलावा। इस सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। मोदी जी ने कहा चुप हो जाओ, आपको पैसा मिल गया, आप वापस चले जाओ, ये रिपोर्ट हमारे पास है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास, ये आप किसी को नहीं देना है। और गुजरात के कुछ सर मेरे अम्बेडकर वादियों को तो बिल्कुल नहीं देना है। 2017 का रिपोर्ट, खबर कब लीक हो गई? 2020। कितनी अन्याय करने वाली बात है। जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, उसका दायित्व था कि वो देश के साथ वफादार रहे, और इस मंदिर के नीचे जो चीज मिली देश के सामने जाहिर प्रकट करे कि ये मंदिर नहीं, अब ये राष्ट्र धरोहर है। एक आम दायित्व था, प्रधानमंत्री होने के नाते उनका दायित्व था, और उस मंदिर का और ट्रस्टी अध्यक्ष है। एक दिन मैं सौराष्ट्र गया, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि वो वहाँ का कोई मैनेजर होगा, वहाँ का कोई अधिकारी होगा, उससे मिलाओ। मैं उसके पास गया, उन्होंने कहा कहाँ से आया? मैंने कहा मैं बॉम्बे से आया। आप कौन है? मैंने कहा मैं एक थोड़ा इतिहास लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या लिखना है? मैंने कहा मैं मंदिरों का इतिहास लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर यहाँ क्या चाहिए? तो मैंने कहा सोमनाथ मंदिर की जानकारी चाहिए। तो उन्होंने जाकर कुछ गुजराती किताब लाया, फिर एक अंग्रेजी लाया। मैंने कहा मुझे गुजराती अब मोटा मोटा समझ रहा हूँ, मगर ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा तो थोड़ा समय चाहिए, और कुछ डाटा है। तो उसने एक अंग्रेजी बुकलेट दी। मैंने कहा इसका इतिहास तो बहुत बड़ा बताया जाता है, गजनी ने इतनी बार लूटा, इतना सोना लूटा, इतना कुछ लूटा, और कुछ डाटा है क्या? तो ऐसे प्रोफेसर साहब छोड़िए, आप इस पर मत लिखिए, बाकी मंदिर पर लिखिए, अब बहुत अंदर जा रहे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि अरे इसके नीचे बुद्ध विहार है। ये जो आरएसएस वाले जो बताते हैं, ये आरएसएस मतलब गुजरात को आरएसएस की फैक्ट्री कहते हैं ना ब्राह्मण लोग। तो कैसे कहते हैं? वो सोमनाथ मंदिर की कहानी बता कर या हिंदू मुसलमान करते करते वो सत्ता में आने के लिए इसको उन्होंने प्रयोगशाला बनाया। इतनी बार लूटा, इतनी बार सोना लूटा, ये बता कर।
उन्होंने कहा अरे ये आरएसएस वाले लोग बोलते हैं ये सब झूठा हो गया है, इसके नीचे बुद्ध विहार है 3 मंजिला, तो मुझे वही निकालना था उसके मुंह से। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। फिर इतना बोला गया, इतना इतिहासकारों ने लिखा सारा झूठ है। वो गुस्से में आकर अंदर गए, अलमारी से रिपोर्ट लाया और रिपोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में थमा कर कहा रिपोर्ट पढ़िए, मैं झूठा हो गया। तो मैंने कहा भाई इसको पढ़ने के लिए तो मुझे समय चाहिए, मुझे इसकी फोटो कॉपी दीजिए, मैं घर जाकर पढ़ूंगा। तो उन्होंने हमें सहर्ष वो कॉपी दिया और कहा जब आपका रिसर्च पूरा हो जाएगा तो मेरा नाम पहले पन्ने पर लिखना। मैंने कहा आपका नाम पहले पन्ने पर ही आएगा। अब रिपोर्ट मेरे पास है। जिस संस्था को मैंने वो रिपोर्ट दिया, बापसेप संगठन, उन्होंने केस लड़ने के लिए मना कर दिया। साकेत का मैंने ढेर सारे रिपोर्ट इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीवी सावंत को मैंने वो रिपोर्ट की कॉपी दिखाई, उनको मैंने ड्राफ्ट रेडी करके दिया। तो सावंत साहब ने कहा, गुस्सा करते हुए कहे इतने लेट क्यों आए, ये सारे दस्तावेज आप लोगों के, ये साकेत आप ही का है, ब्राह्मणों का कुछ नहीं है, जल्दी जाओ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करो। मोहन मेश्राम जी ने कहा ये फालतू काम क्यों कर रहे हो। 2019 में मेरा उनका इस टॉपिक को लेकर झगड़ा हुआ। मैं अब आपसे छोड़ चुका हूं, वजह से छोड़ चुका हूं। अगर बुद्धिज्म का आंदोलन फालतू है तो फिर मैं आपके किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं। तो अब ये मैं सनातन धर्म गुजरात में लेकर आया हूं और उसके पीछे एकमात्र मकसद है कि हम जल्द से जल्द सोमनाथ मंदिर की केस गुजरात हाई कोर्ट में हम दर्ज करना चाहते हैं। वहां भी लड़ेंगे, मैदान में भी लड़ेंगे, तैयारी करके लड़ेंगे और लोगों को ऑर्गेनाइज वे में मैदान में भी उतारेंगे और दिमागी लेवल पर वहां लड़ेंगे। तो मैं इस मौके पर जो गुजरात का बौद्ध धर्म का जो इतिहास है वो केवल चर्चा करने के लिए, संगोष्ठी करने के लिए, भाषण करने के लिए नहीं करना है, बल्कि गुजरात का बौद्ध धर्म का इतिहास को पुनर्जीवित करने का मामला है गुजरात के भाइयों के ऊपर। तो पुनर्जीवित करने के लिए आपको बढ़ चढ़कर आगे आना होगा और उसके लिए साथ सहयोग देना होगा। यही बात मैं इस मौके पर कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और माननीय प्रसेनजीत जी ने, उनका नाम बहुत अच्छा है प्रसेनजीत जी ने, उन्होंने कहा जो भी स्थिति परिस्थिति होगी आपको यहाँ आना होगा। मैंने कहा वो हमारे भाई है, मैं यहाँ आपके बिहार में आऊंगा। मैं खास करके माननीय प्रसेनजीत जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये तक कहा कि जो भी परिस्थिति है, मैंने कहा